अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून ने अवाम से हुकूमत लेने की बजाय क्या कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिसने मियाँ साहब की मकबूलियत को खोखला करके रख दिया है। नून लीग की हुकूमत ने टैक्सों से भरा बजट देकर IMF को तो तकरीबन राज़ी कर लिया है, जैसे तैसे इत्तेहादी भी मान गए, मगर लगता है कि हुकूमत जो है अवाम की गुड बुक से निकल गई है। पार्टी के सियासी और मुआशी फ़ैसलों की वजह से न सिर्फ पुराने जो लोग हैं वो पार्टी से छलांग लगा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, बल्कि इसके वोटर्स और हामी लोग भी पार्टी का जो कंफ्यूज बयानिया है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। बिजली के भारी बिलों, तनख्वाहों पर टैक्सेस और महंगाई से सताए लीगी जाएं तो कहाँ जाएं, एहतजाज करें तो किसके खिलाफ करें। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून खुद भी मुश्किल में फंस गई है। हैरत की बात यह है कि पार्टी मुश्किल में है मगर नवाज शरीफ खामोश हैं। हर थोड़े दिन बाद खबर आती है कि मियाँ साहब जो हैं वो सियासी तौर पर एक्टिव होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक लंबी चुप जो है वो इसकी जगह ले लेती है। एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो सियासी मैदान में एक्टिव होने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मियाँ साहब इतने अरसे के बाद बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? वो उस वोटर को कैसे राज़ी करेंगे जिन्होंने उनके नाम पर पार्टी को वोट दिया और अब पार्टी हुकूमत बनाकर उन्हें रिलीफ नहीं दे रही है। वोट को इज्जत दो का बयानिया तो नून लीग के हाथ से कब का निकल चुका, तो ऐसे में कौन सा नया सियासी बयानिया आवाम के सामने लेकर आएंगे? नवाज शरीफ के पुराने साथी शाहिद खाकान अब्बासी भी पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह वोट को इज्जत ना देना ही बताते हैं। क्या वो कहते हैं, ज़रा देखिए। मैं 35 साल मुस्लिम लीग नून के रहा हूँ, कभी किसी और जमात में नहीं गया, कभी मुस्लिम लीग नून को मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने असूलों पर सियासत की है। जब मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जतों की सियासत छोड़ दी, इक़्तिदार की सियासत पकड़ ली, तो मैंने उनसे माजरत भी कर ली 1 साल पहले ही। तो मैंने कहा जी मैं इस सियासत के साथ नहीं रह सकता। उसके बाद मैंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। पुराने साथी बयानिए पर समझौते को कोई भी नाम दें, लेकिन मौजूदा साथी ये कह रहे हैं कि हमने हुकूमत बनाई नहीं बल्कि ज़बरदस्ती बनवाई गई है। जावेद लतीफ़ तो इसे ट्रैप करने का नाम देते हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून एक तजुर्बाकार सियासी जमात है, इसमें मंझे हुए सियासतदान भी हैं, तो ये जमात फिर कैसे मोहरा बन गई? सारी ज़िंदगी सियासत करने वाले रियासत के नाम पर कैसे ट्रैप हो गए? क्या मियाँ नवाज शरीफ यही बयानिया लेकर मैदान में उतरने जा रहे हैं? क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर मियाँ साहब 8 फरवरी को हार मान लेते तो वो आज के फातेह होते, इनके पास एक तगड़ा बयानिया होता? अब सवाल ये है कि जो गलतियाँ हो चुकी, अब मियाँ साहब इसका अजाला कैसे करेंगे? सवाल ये भी है कि सियासी तौर पर एक्टिव होने के बाद फॉर्म 45 और 47 का जो फ़र्क है ये भी नून लीग के लिए धोना एक मुश्किल बात है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, पार्टी के नून लीग के पुराने साथियों ने एक नई पार्टी बना ली है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल जो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी उससे बात भी की। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाले जो है वो मुल्क बना नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्होंने इसलिए छोड़ी क्योंकि नून लीग का एक जो बयानिया था वोट को इज्जत दो का, नून लीग ने इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया इक़्तिदार के लिए। फिर जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जो बातें शाहिद खाकान अब्बासी एक अरसे से कर रहे हैं, नून लीग में 90% लोग भी ऐसा ही समझते हैं। क्या जावेद लतीफ़ साहब की ये बात दुरुस्त है? क्या वाकई नून लीग में ये लोग समझते हैं कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया ये गलत है? देखिए, मैं क्या कमेंट करूं। जो पुराने साथी हमारे छोड़ गए हैं, बहुत हमारे साथ टाइम उन्होंने गुजारा है, एक एक का हमें बहुत पता है किस किस के असूल हैं, किस किस के असूल नहीं हैं, क्या क्या करते रहे हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह लोग सियासी तौर पे उनको देखते हैं। लेकिन मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत सारे एक दूसरे को हम जानते हैं, डीपली जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का तल्लुक है, देखें इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो मुख्तलिफ हवालों से थोड़े से पोलिटिकली प्रेशर में है। लेकिन हमने हमेशा कोशिश किया मुस्लिम लीग नून ने कि पाकिस्तान को मजबूत करें, खुशहाल करें और उसकी मजबूती और खुशहाली के लिए जिस तरह भी जो भी कदम उठाया जा सकता है हमने उठाया है। चाहे 90 की हुकूमतों में या नवाज शरीफ साहब की, चाहे 97 की हो या 2013 की हो, तो ये सारे उस वक़्त साथ ही थे और
जब बयानिए जो वोट को इज्जत दो वाली बात है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए। उस पर हम आज भी उसी तरह ही हमारा ख्यालात हैं। लेकिन जो हालात 2018 के बाद मुल्क के हुए हैं, जिस तरह इकॉनमी ख़राब हुई, जिस तरह माशी हालात ख़राब हुए, अबतर से अबतर होते चले गए, तो फिर मेरा ख्याल है जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने पाकिस्तान को मजबूत किया हो, खुशहाल किया हो, दफाई लिहाज से बहुत उसकी मजबूती में हिस्सा डाला हो, तो वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को उस हालत में देख के फिर पॉलिटिकल के जो कैपिटल है उसको थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ा और मुल्क के लिए आगे बढ़े और उसको हमने संभाला। और अब भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो 1-2 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 16 महीनों में जो आप लोगों ने इतने कुर्बानियां दी, आपने कहा आपने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया, तो उन कुर्बानियों को लगता है अवाम समझ नहीं पाई आप लोगों की कुर्बानियों को। और 8 फरवरी को एक बहुत ही मुख्तलिफ दिन हमारे सामने आया, एक्सपेक्टेशन से हटकर आप लोगों की रिजल्ट्स आए। मियाँ साहब तो समझ रहे थे कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो वो जो आपकी कुर्बानियाँ थी वो अवाम को आप समझा नहीं पाए, अवाम समझना नहीं अवाम चाहती थी? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो आप बयानिए की बात करते हैं, अवाम को इस वक्त किसी बयानिए से कोई तल्लुक नहीं है। एक ही उनका मसला है कि जो माशी हालात हैं किस तरह हैं, जिस तरह उनके ऊपर जो मुख्तलिफ वालों से, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स हों या दूसरे मामलात हों, मुश्किल हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है जब पीछे 2013 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो वही प्योरली मुस्लिम लीग नून की खिदमत थी, जो पाकिस्तान को उन्होंने उनकी खिदमत की, पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ हवालों से ठीक आगे लेके चले। और 2013 में एक ऐसी गवर्नमेंट थी हमारी जो मैं समझता हूँ कि चाहे माशी हालात हों, चाहे महंगाई हो, चाहे जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मियां नवाज शरीफ के टाइम पे वो एक बेहतरीन थे। बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी ख़त्म की, मुल्क आगे जा रहा था, 24वीं मईशत बनने जा रहा था। लेकिन 2018 में क्या हुआ, इसी तरह ही जिस तरह उसको लाया गया, सिलेक्ट किया गया, धांधली हुई, RTS बिठाया गया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आज भी मुल्क को अगर इस क्राइसिस से निकालेंगे मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस में, तो आप देखेंगे कि अवाम को जब रिलीफ मिलेगा, अवाम की खिदमत देखेंगे। राणा साहब, अभी आप कह रहे हैं कि अभी भी आपकी हुकूमत पर प्रेशर्स हैं, किस किस्म के प्रेशर आप लोग ले रहे हैं? इमरान खान की तहरीक इंसाफ का प्रेशर है, इमरान खान जो टफ टाइम देख रहे हैं, जेल में बैठकर भी कभी भूख हड़ताल की बात करते हैं, कभी जलसों की बात करते हैं जिसकी इजाज़त आप लोग नहीं देते हैं। प्रेशर किस चीज़ का आप लोग ले रहे हैं? अवाम का प्रेशर है या तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का प्रेशर है आप लोगों पे? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर ये है कि जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक हमारी हालात है, कंडीशंस हैं या माशी हमारे जिस हम क्राइसिस से गुजरे हैं इकोनॉमिकली, उसमें वह मुस्लिम लीग नून बहुत कंसर्न्ड है कि ये जिस तरह माशी हालात ख़राब किए गए हैं पिछले 5 साल के PTI की गवर्नमेंट में, उसको सुधारना है। प्रेशर तो ये है कि मुल्क एक क्राइसिस में है, मुल्क को निकालना है उससे। आपको पता है जिस तरह IMF का प्रोग्राम लेने की ज़रूरत पड़ रही है, जिस तरह मुख्तलिफ हवालों से नीचे की तरफ इकॉनमी गई है, उसको संभाल रहे हैं, वो प्रेशर है। प्रेशर तो लगता है कि सारा आवाम पर डाल दिया, जिस तरह टैक्सेस में इजाफा कर दिया, जिस तरह एक महंगाई का तूफान आ रहा है, प्रेशर तो सारा आवाम पे डाल दिया है। नहीं भाई, यही तकलीफ की बात है ना, इसी तकलीफ की मैं बात कर रहा हूँ। इसी से हमने मुल्क को निकालना है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों को बेहतर जो उनकी रहने जिंदगी को बेहतर किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जितनी मेहनत हो रही है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जिस तरह मेहनत कर रही है, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो 100 डेज हैं उसका भी आपने देखा जिस तरह उसका रिजल्ट आया है। आप जो भी कुछ साथी हमारे छोड़ गए हैं वो मैं टीवी पे देख के, तो आप लोग समझते हैं कि जब तक इमरान खान जेल में रहेंगे तो आसानी से आप लोग काम कर सकते हैं?
नहीं, उससे हमारा लेना देना नहीं है, वो एक कानूनी प्रोसेस है, अदालतें हैं, केसेस उसके हैं, वो जो किसी ने किया है वो उसको फेस करेगा। वो केसेस अगर उन्होंने, मैं तो समझता जो इमरान खान ने अपने दौर में किया हुआ है उसका तो अशर शीर भी सामने नहीं लाया जा रहा। नहीं, मुझे वो राणा तो, साहब ये बात कर चुके हैं ना, राणा सनाउल्लाह साहब, कि हुकूमत कोशिश करेगी कि जितना हम रख सके इमरान खान को रखेंगे, इमरान खान से मुज़ाकरात करें, हुकूमत इनके हवाले करें, और जेल से अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो इसका मतलब है हम अंदर चले जाएं। तो लगता है ऐसे है कि हुकूमत चाहती नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। नहीं, अदालतें हैं, आपको पता है काम हो रहा है और उसको रिलीफ दिया जा रहा है और रिलीफ मिल रहा है। मेरे मुताबिक तो बिल्कुल रिलीफ नहीं बनते, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी सीरियस हैं। और ये ऐसे मामलात में राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, दूसरों ने क्या कहा, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि हमें बात बिल्कुल स्ट्रेट और सही करनी चाहिए अगर हम ऑनेस्ट हैं। देखिए, कहा जाता है कि जी अभी मैं सुन रहा था पुराने साथियों को जो 1-2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजट पे, तो सारे के सारे जो उनके जो बातें कहेंगी बजट के अंदर ना है, ना उनके मामलात ऐसे हैं बजट के अंदर जो फिगर्स दिए गए या जो MNAs के मुतल्लिक की गई, डेवलपमेंट के मुतल्लिक की गई, या और बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं या सुनी भी हैं उनसे। तो मकसद है कि ऐसी चीज़ें नहीं है, काम करने हम चाहते हैं कि हमें काम आराम से स्टेबिलिटी हो, काम करने का मौका दिया जाए, ताकि इस मुल्क को हम जिस बमर में फंसे हुए हैं उससे आगे निकाल के आगे लेके चलें। अगर आप तो लोग इंशाल्लाह समझते हैं कि अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, तो अगर सब कुछ अदालतों के मुताबिक, आइन कानून के मुताबिक हो रहा है, तो फिर होना चाहिए। फिर पंजाब का भी ना कोई क्यों तजवीज़ दी जाती है, पंजाब हुकूमत ये क्यों कोशिश कर रही है, क्यों होम डिपार्टमेंट को अथॉराइज किया जा रहा है कि देखा जाए कि किन दफ़ात के तहत इमरान खान के जो ख़िलाफ़ है वो नए केसेस बनाने हैं, कौन सी दफ़ात लगाई जाएँ, नए मुकदमात बनाए जाएँ। क्यों पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नए केसेस बनाए जाएँ? केसेस तभी बनेंगे ना जब कोई उसके मटेरियल होगा, उनके पास एविडेंस होगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारा देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एविडेंस जो है किस हवाले से तो उनकी गवर्नमेंट के दरमियान किया हुआ है, या उसके बाद जो उन्होंने किया हुआ है, या जिस तरह वो स्टेटमेंट देते हैं, सम टाइम तो वो रेड लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं। जैसे मुल्क की जो सालमियत है उसके मुतल्लिक भी वो बात कर जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये नॉट एक्सेप्टेबल जो उनका एटीट्यूड है या जो सोच है या उन्होंने पार्टी को लाइन देते हैं, वो मुनासिब नहीं है मुल्क की किसी तरीके से, मुल्क के हवाले से। तो वो चीज़ें सामने आनी चाहिए, वहाँ को पता चलना चाहिए। वो आती है टीवी पे देखते हैं, बस वो आगे फिर दूसरी कोई चीज़ आ जाती है, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि असल में उनकी सोच, पीटीआई की सोच या उनके लीडर की सोच है तो क्या। इसीलिए उन्हें जलसे भी नहीं करने दिए जा रहे, कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिलती है, एक रात पहले वो इजाज़तनामा जो है ना वो कैंसिल कर दिया जाता है। क्या हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि एक जमहूरी हक जो है सियासी पार्टियों का जलसे करना, अपना पैगाम जो है ज़रा जलसों के ज़रिए आप लोगों ने आवाम को देना होता है, तो क्यों रोक रहे हैं आप लोग? शाजिया, जलसों की क्यों नहीं इजाज़त, जलसे करें, लेकिन अफरा तफरी की किसी को इजाज़त नहीं। ये देखिए, ये अभी ये काम हुआ नहीं तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो अफरा तफरी फैलानी थी? ना, अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारी, उनकी रिपोर्टें हैं कि ये इनका मंसूबा कोई और है, और उधर कोई रिफ्लेक्शन आई भी है उसका, कोई आपने देखा है कि इसके बावजूद कि पीटीआई वालों ने कहा कि जी हमने कैंसिल कर दिया है, वहाँ जो उधम मचा है वो भी आपको पता है उस जगह पे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि ये लोग कोई उधम मचाने वाले हैं, पीटीआई को साजिश करने जा रही थी, पीटीआई को ऐसी एक्टिविटी करने जा रही थी। बिल्कुल, हमें तो ये बताया गया कि वहाँ दहशतगर्दी का खतरा है, तरनौल के मकाम। वही मैं बता रहा हूँ ना, पीटीआई के अंदर घुसे हुए लोगों से भी खतरा था, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कोई दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दों के साथ इनका। मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो ये लोग हैं, टीटीपी जो है, उसको कालअदम करने से काम नहीं चला, कोई बात नहीं बनी। इस तरह नहीं है, टीटीपी के जिस तरह सॉफ्ट है, टीटीपी के हवाले से इमरान खान या वो बात करते हैं, मुनासिब नहीं है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की कि मुल्क को कोई ऐसा खतरा हो। तो आप ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के साथ मिलकर कोई पीटीआई कार्रवाई करना चाहती थी, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है।
जी, मेरा तो बिल्कुल ख्याल है कि इनके कोई पहले भी जब इन्होंने रिलीज किए थे और उनको फिर वहाँ ला के बहाल भी किया गया। वहाँ पेशावर में बहुत सारे आबाद किए गए ये लोग, अफगानिस्तान से भी आए, इधर से जेलों से रिलीजेस हुए हैं और वो सारी आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, एविडेंस सारे के पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान में मकबूलियत और कबूलियत आमने सामने हैं। एक तरफ इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत है जिसके पास कबूलियत है, हुकूमत है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है जिसके पास मकबूलियत है। आज एक के साथ निज़ाम है और इदारे खड़े हैं तो दूसरे के साथ अवाम खड़े हैं। एक तरफ हुकूमत में होने के बावजूद लोग मुस्लिम लीग नून की हिचकोले खाती जो कश्ती है उससे छलांगे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई मुश्किलों में है, मगर फिर भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। छोड़कर जाने वाले भी वापसी की राहें ढूंढ रहे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत है जिसे अपने भी ओन करने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ अडयाला का कैदी 804 उसके लिए दुनिया बोल रही है। कभी अमेरिका तो कभी अक़वाम मुत्तहिदा बोलता है कि ये ज़्यादती है। एक तरफ नवाज़ शरीफ हैं जो आज़ाद हैं, तारीख पर तारीख देते हैं मगर बोलते नहीं क्योंकि बयानिया कोई है नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान है जो कैद है लेकिन फिर भी बोल रहे हैं और आवाम भी उन्हें सुन रहे हैं। एक तरफ जो जलसा कर सकते हैं उनके पास बंदे नहीं हैं, तो दूसरी तरफ जिनके पास बंदे हैं उन्हें जलसा करने नहीं दिया जाता। ऐन वक्त पर जलसे का इजाज़तनामा ही कैंसिल हो जाता है। एक तरफ मुआशी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है जो सियासी बहरान की वजह से और संगीन हो रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी बयानी की जंग है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। कोई उसूल नहीं है, कोई रोल नहीं है, बस सब एक दूसरे से जीतना चाहते हैं। तू मेरे से आगे, मैं तेरे से आगे, सब इसी जंग में एक दूसरे से जीतना चाहते हैं। मगर इस ख्वाहिश में पाकिस्तान अपना मुकदमा हार रहा है, जमहूरियत अपना केस हार रही है। कहीं से मुज़ाकरात की बात चलती है तो दूसरी तरफ उस पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। सियासतदान मुल्क को बंद गली से निकालते निकालते लगता है खुद बंद गली में आ गए हैं, लेकिन फिर भी वे आउट के लिए एक दूसरे से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मसाइल का हल निकलेगा कैसे? कहीं नई सियासी जमातें जन्म ले रही हैं तो कहीं से नए इलेक्शन की आवाज़ें आ रही हैं, मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि मुल्की सियासत का अगला मंजरनामा होगा क्या? निज़ाम बदलेगा, जिस निज़ाम को बदलने की शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नारा ही ये लगाया है कि बदलेगा निज़ाम। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, ऐसे में जो एक पार्टी अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका जो बानी है जिसका नाम इमरान खान है वो मकबूलियत की बुलंदियों पर है। ऐसे में एक नई पार्टी का वजूद में आना, नई पार्टी का सामने आना, ऑल्दो उसमें भी जाने माने चेहरे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तकरीर आपने कल सुनी होगी। नारा वही है, बदलेंगे निज़ाम। इमरान खान का भी नारा था, देंगे इंसाफ, तब्दीली लेकर आएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में पार्टी जो है वो ज़रूरत थी इस मुल्क की, नई पार्टी? देखिए, आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी लड़ाई हो रही है, जो कुछ भी तनाव है, जो कुछ भी पोलराइजेशन है, जो कुछ भी नफ़रत और तकसीम है, उसमें सारे जीत रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है। पाकिस्तान अपना मुकदमा हार रहा है और ये कायदे आज़म का पाकिस्तान तो टूट चुका, इलामा इकबाल का पाकिस्तान का ख्वाब बिखर चुका और अब ये पाकिस्तान है ये जो शरीफों का और ज़रदारियों का, और उसके पीछे खड़े हो उनको बड़ा इस वक्त मान है कि हमारे पीछे इदारे खड़े हैं। आप अंदाज़ा करें कि कल नवाज़ शरीफ साहब कहा करते थे कि शेख मुजीबुर रहमान को शेख मुजीबुर रहमान बनाया गया। हर कुछ अरसे के बाद किसी न किसी को शेख मुजीबुर रहमान बनाया जाता है और आज उनकी बेटी उनकी काबीना ये किरारदाद पास कर लेती हैं कि क्यों ना बगावत का मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने शेख मुजीबुर रहमान की बात की, और क्यों ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। और कल जो नवाज़ शरीफ साहब लॉन्च हो रहे थे 18वीं मरतबा, आज वो बोलते ही नहीं हैं। मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ जिस तरह तहरीक इंसाफ पर आज तक ये इल्ज़ाम लगता है कि इन्हें लॉन्च किया गया, इस पार्टी को बनाया गया, इस्टेब्लिशमेंट पर ज़ाहिर इल्ज़ाम लगता है,
इस बारे में क्या ख्याल है? शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी के बारे में बनी है या बनवाई गई है? नहीं, बनी है, इसमें कोई शक नहीं, बनी है, कोई बनवाई नहीं गई। और तहरीक इंसाफ को लॉन्च नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ को आखिरी धक्का ज़रूर दिया गया। तहरीक इंसाफ 26 साल से सियासत में थी। तहरीक इमरान खान सियासत से आने से पहले भी सियासत में जाने जाते थे। ये नवाज शरीफ साहब नहीं थे जिनको जनरल जिलानी ने हाथ पकड़ के लाया। ये भुट्टो साहब नहीं थे जो सिकंदर मिर्ज़ा को कायदे आज़म से बड़ा सियासतदान मानते थे और जो अयूब खान को डैडी कहते थे। इमरान खान का आखिरी 2013 के बाद उनको धक्के लगने शुरू हुए और 2018 में एक बैठ गए। अगर आप उसको 2018 में आकर अगर आपको उसको मैनेजमेंट कहें तो इसमें कोई शक नहीं, मैनेजमेंट हुई। लेकिन जो झुरलू फिरा है जिस तरह 2024 जो सारे इलेक्शनों का बाप इलेक्शन है, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। और शाहिद खान अब्बासी साहब और इनकी जमात पीछे कोई नहीं है। जाहिर है ये एक पढ़े लिखा ग्रुप है, एक खाते पीते लोग हैं और अच्छी बात है इन्होंने एक अपनी साइड पे बनाई है। लेकिन इस मुल्क में आखिरी जमात थी तहरीक इंसाफ जिसको मकबूलियत मिली है। ये शायद अपने इलेक्शन भी हार जाएं। सही। भट्टी साहब, ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान जेल के अंदर है, मेन लीडरशिप ज़ाहिर है बड़े रहनुमा छोड़ गए हैं जो ऑल्दो आज वापस आने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसके बावजूद आज जलसे भी नहीं करने दिए जा रहे। उमर अयूब साहब आज कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इमरान खान जेल के अंदर है, पार्टी तितर बितर है, उसके बावजूद हुकूमत को क्या खौफ लगता है? 2 दिन पहले एनओसी देते हैं जलसे का इस्लामाबाद में, 1 रात पहले वापस ले लेते हैं, दहशतगर्दी का खतरा है। 2 दिन पहले क्यों ना पता चला दहशतगर्दी का खतरा है? ये हुकूमत को क्या खौफ है इमरान खान जेल के अंदर होने के बावजूद उस शख्स से? अभी भी आपको नहीं पता कि क्या खौफ है? 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ और कि आपके मिसाल के तौर पे इमरान खान यानी पार्टी का मेन आदमी या उसको तहरीक इंसाफ का मेन चेयरमैन ले लिया गया, उसके बाद बल्ला शनाख्त ले ली गई, उसके बाद फार्म 45 ले लिया गया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें ले ली गई, फिर भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि लोग साथ खड़े हैं। वही कबूलियत और मकबूलियत की जंग। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ब्रूटस घुसे हुए हैं, रॉन्ग नंबर घुसाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त चूरी खाने वाले मजनू ज़्यादा हैं। ये बढ़ के मारते, इनको पता है कि इमरान खान का अगर ऊपर से झंडा हटे या हाथ हटे तो इनमें से 99% यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार जाएं। लिहाजा ये नारे इमरान खान के मारते रहेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। इनमें क्या अपनी भी नाअहली है, अपनी भी नालायकी है। तो और इसका मतलब कल जो हम कहते थे कि इमरान खान साहब से मौजूदा मुश्किलात इस पार्टी में हैं इन लोगों की वजह से, क्योंकि इनको ओहदे सूट करते हैं, ये चाहते ही नहीं है इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि मौजूदा हालात सेटअप में ये जिस तरह आप कह रहे हैं कोई यूनियन काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। फवाद चौधरी साहब इसका मतलब ठीक कहते हैं? पहली बात तो ये है कि आजकल फवाद भाई मुश्किल में है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन कल जब फवाद चौधरी को समझाया जा रहा था कि खुदा के लिए ये जो इनकलाब का झंडा आपने बुलंद किया हुआ है इसको थोड़ा सा डाउन करें, फ़ौज से ना लड़ें, मीर जाफ़र मीर सादक ना कहें, किसी के बाप की जुर्रत है कि इमरान खान को गिरफ्तार करे, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये ना नारे मारें, ये इस तरफ ना ले जाएं, ये बेनिफिशरी कोई और होगा। उस वक्त तो उन्होंने कुएं में छलांग मारी और फिर पहली बस यूं ही हल्की सी आहिस्ता हुई तो उतर के भाग गए। तो अब वही एपिसोड दूसरे नंबर पर है। तो बात बेसिकली ये है कि कल भी ये इनकलाबी जो थे वो जाली निकले और आज भी जो नारे मार रहे हैं उनमें से अक्सरियत वो है जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है और ये इमरान खान का नाम बेच रहे हैं। और इन सारों को पता है कि जिस तरफ इमरान खान खड़ा होगा वहाँ सारा वोट वही है, सारा मकबूलियत वही है। इनके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ इनकी नाअहलियाँ हैं और अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। वाह, ये अचकज़ई वाला फॉर्मूला क्यों नाकाम हो गया है? बड़ी उम्मीदें थी तहरीक इंसाफ को भी जब अचकज़ई साहब को टास्क दिया गया बातचीत करने का, डायलॉग्स का, ये फॉर्मूला क्यों नाकाम हो गया? उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह है कि इस हुकूमत के पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, सच मान लिए
हमारी सियासत में इस वक्त 9 मई का जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त ये सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी सारे उसके अंडे बच्चे हैं। ये जो थोक के हिसाब से अदलिया के रेफरेंस दायर हो रहे हैं, ये जो अदलिया तनाव है, अदलिया मुदाखलत है, ये जो उसके बाद सारा कुछ है, ये उसके अंडे बच्चे हैं उस नफ़रत और तकसीम के। तो पहला 9 मई, दूसरा है मैंडेट चोरी, तीसरा है सज़ाएँ और मुकदमे। अब इन पे जब तक हम कोई ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा, जब तक सारे अपनी अपनी गलतियां मान के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप जब आपको शाजिया, आप अगर इधर एंकरिंग कर रही हैं, आपकी नाकामी मेरी कामयाबी होगी तो कैसे मेरे और आपके मुज़ाकरात होंगे? हम दिखावा करेंगे एक दूसरे को। तो हुकूमत तो बेनिफिशरी है और उसको पता है कि वो कौन कितने इलेक्शन जीत के आई है। तो ये नहीं, अचकज़ई साहब का एक ये था कि वो सियासत उनको भी काबिल कबूल थे, पीडीएम में रह चुके थे, इधर भी वो लाइक माइंडेड थे, तो एक था। अब एक तरफ इमरान खान है, वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ हुकूमत के पास देने को कुछ कुछ नहीं है। लिहाजा इस फार्मूले ने नाकाम ही होना था, लेकिन एफर्ट होती रहनी चाहिए। मुज़ाकरात ही हल है सारे स्टेक होल्डर्स का इस मुल्क को बंद गली से निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ीकार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत का ये आलम है कि जो सियासी तकसीम है अब ये सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है। एक ऐसे वक्त में जब किसी पाकिस्तानी शहरी से इदारों तक और इदारों से लेकर फैसला साजों तक सभी सियासी जानबदारी के इल्ज़ामात में हों, और ऐसे में पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करना, क्या ये सियासी दानिशमंदी है? अगरचे इस पार्टी में मुल्की सियासत के तजुर्बाकार लोग हैं, जाने माने चेहरे नज़र आ रहे हैं जो हमारी सियासत के से बहुत ज़्यादा बखूबी वाकिफ़ हैं। ये भी हकीकत है कि इन सियासी लीडरों से बेहतर पाकिस्तानी आवाम की पसमानदगी, उनकी तकलीफ़ों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। लेकिन फिर भी क्या आज पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि एक सियासी जमात लॉन्च करके पाकिस्तानी आवाम को एक नया तर्ज़ सियासत दिया जाए? क्योंकि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। माजी करीब में इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने 2 पार्टियों को बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरी परवेज़ खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। इन पार्टियों में भी पुराने चेहरे थे, बड़े नाम थे, लेकिन ये तासुर भी साथ जुड़ा था कि इन पार्टियों को तहरीक इंसाफ का वोट बैंक्स जो था उसको तकसीम करने के लिए लॉन्च किया गया। ये तासुर जुड़ा था इन पार्टियों के साथ। बिलाशुबा अवाम पाकिस्तान पार्टी ने जो इब्तदाई मंशूर पेश किया है वो भी नहायत मैच्योर है, अट्रैक्टिव है, लेकिन हमारी सियासत की एक हकीकत ये है कि कोई भी जमात आज तक मंशूर की बुनियाद पर अवाम को कायल कर नहीं पाई है। यहाँ तो सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती है, ख़ानदानों के गिर्द घूमती है। पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना अगला प्लान दिया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर सियासत करने की बात की, आइन की हुक्मरानी की बात की, मुआशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम की बात की, और अपनी पुरानी जमात पर तनकीद करते हुए इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार की सियासत करने की उन्होंने बात की। क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, ज़रा देखिए। लोग सवाल ये करते हैं कि जनाब मुल्क में 170 जमातें हैं, तो अवाम पाकिस्तान क्यों आज आप कोशिश कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि 3 जो बड़ी जमातें हैं वो तो सब हुकूमत के अंदर हैं, सबको पाकिस्तान के अवाम ने आजमा लिया है। उनकी सोच आज पाकिस्तान के अवाम के सामने है। क्या उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र है? तो आज कम अज कम ऐसे लोग तो होने चाहिए जो इक़्तिदार की कुर्सियां तलाश ना करें, जो अपने ज़मीर बेचकर ऐवानों में ना बैठे हों। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत हारे हुए। उसके बाद फिर हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब आया। उन्होंने अवाम पाकिस्तान की लॉन्चिंग सेरेमनी को अरबपति सरमायाकारों का इकट्ठ करार देकर शाहिद खाकान अब्बासी को मुखातिब करके ये पूछा कि जब आप मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब आप खामोश क्यों थे? नाजरीन, अवाम ने पहले भी बहुत सी पार्टियां बनती देखी हैं। हर आने वाली पार्टी आइन की बालादस्ती की बात करती है, इंसाफ की आसान फराहमी की बात करती है, रोटी कपड़ा मकान, अवाम के हुकूक का नारा लगाती है, अवाम को अपनी तरफ मतवज्जे करती है और वोट लेकर सबसे पहले अवाम को ही भूल जाती है। पार्टियां ताकत में आती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, वज़ीर आज़म बदलते हैं, नहीं बदलते तो अवाम के हालात नहीं बदलते। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़ईम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ईम कादरी साहब आपका।
ज़ईम कादरी साहब, नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी, नारा है बदलेंगे निज़ाम। बात यह है, एक अरसा आपने भी नून लीग को सर्व किया है। खाकान अब्बासी साहब का तो वो कहते हैं 35 साला मेरी एक रफ़ाकत भी है उनके साथ। उन्होंने नून लीग में ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वो बराजमान रहे हैं, एक बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये निज़ाम वहाँ रहते हुए क्यों नहीं बदल सका? आप लोग क्यों नहीं बदल सके? जिस मुल्क को बदलने की आप बात कर रहे हैं, वहाँ रहते हुए सब कुछ क्यों नहीं बदल सका? बीबी, मैं भी वहाँ तकरीबन 35 बरस ही रहा हूँ। अर्ज ये है कि निज़ाम इसलिए नहीं बदल पाया कि वो हर चीज का फैसला और हर चीज का डिसीजन जो था वो मुक़य्यद था चंद रिश्तेदारों और उस पार्टी की आला क़यादत में, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो भी डिसीजन होता था वो एक टॉप लेवल पे होता था, और फिर लोगों को ना चाहते हुए भी उनको उन चीज़ों को जो है वो डिफेंड करना पड़ता था हम जैसों को। बहरहाल कोशिश जो है वो हमने तो शुरू कर दी अपने घर से। हमने तो पहले अपने घर में जमहूरियत पैदा करनी है, घर में मीन्स के पॉलिटिकल पार्टी में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जहाँ तक निज़ाम की बात है, हम तो बड़े क्लियर हैं कि हमने हल देने हैं, हमने तजवीज़ देनी है, हमने नहीं करनी, हमने किसी पे बेजा तनकीद नहीं करनी, किसी की ज़ात की बात नहीं करनी, किसी को हमने नलेफाई नहीं करना, निगेट करने की कोशिश नहीं करनी। कोशिश हर सूरत ये करनी है कि आवाम की जो इस्लाह है उसकी पॉलिसीज जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए लेटिन स्पिरिट, और उनके लिए हल पेश किया जाए और उस हल पर कारबंद रहते हुए आगे चला जाए। आपने ये कहा कि ये तो सबने कहा, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन कोई कर नहीं पाया। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क में इन फैशन इन वोग है वो डिलीवरेंस नहीं कर सकी, कहीं अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, कहीं करप्शन और डिसऑनेस्टी की वजह से, और इवेंचुअली तमाम तर मलबा वो। आप ये कहते हैं कि वो पहले कर नहीं पाया, इसकी क्या वजह थी? कि आप हुकूमतें बाइख्तियार नहीं थी, हुकूमतें कहीं और से चलती थी? जी नहीं, बिल्कुल जी, यही वो आसरा लिया करते थे कि वो हर चीज इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया करते थे, चाहे उनकी वो इनकॉम्पिटेंस हो, उनकी करप्शन हो, उनकी इनकेपेबिलिटी हो, चाहे उनकी वो अकुर्बा परवरी हो, और चाहे उनकी सिलेक्शन ऑफ पीपल हो। तो इवेंचुअली जब आप नाकाम हो जाते हैं, इमरान खान साहब ने भी आइडेंटिकल यही काम किया कि 4 बरस की हुकूमत उन्हीं से लेने के बाद जब वो फेल हो गए और पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने इस बात का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो अपनी तबाह और ज़बू हाली पर चले गए, और वो कर्जे जो थे वो 24,000 अरब रुपया। ज़ईम कादरी साहब, ये इनकी नाअहलियाँ, उनकी करप्शन, ये दास्तानें जब आप लोग इसको डिफेंड करते थे टीवी चैनल्स पर आकर, हमारे ही प्रोग्राम्स में आकर, कोई प्रेशर होता था क्या? क्यों तब आप लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर क्यों नहीं बात करते थे? मैं तो बीबी इसके लिए पूरी कौम से माजरत खा हूँ। प्रेशर ये होता था कि अगर आपने ये ना किया तो फिर आप यहाँ से चले जाइए, इस पार्टी को छोड़ दीजिए। अब एक पॉलिटिकल वर्कर, लोअर मिडिल क्लास का मेरे जैसा जो पढ़ा लिखा आदमी है, 2 डिग्रीज ली हुई है, वो पार्टी नहीं बदल सकता। हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैं 2018 पार्टी ना बदलते, लेकिन जमीन की आवाज पर पार्टी छोड़कर घर बैठना बेहतर था, या किसी की करप्शन को, नाअहली को छुपाना? तो बहन छोड़ दिया ना, 2018 में छोड़ दिया था। 6 साल बाद आपकी खिदमत में हाजिर इसीलिए हुए ना। मैं तो किसी और पार्टी में नहीं गया, इसीलिए नहीं गया कि मैं समझता था कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास इस मुल्क के गरीब आदमी का हल नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये चीजों को दुरुस्त कर सके। और मैं घर बैठ गया, मैंने तो आगे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। मुझे बड़े दोस्तों ने बहुत कुछ कहा, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी से। मैं मैं उनका बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं तो घर बैठ गया। हमने तो 2-2.5 साल की अपनी गुफ्तगू के बाद यही सोचा कि अगर हमने कुछ करना है तो उसके निजाम के लिए आपको जद्दोजहद करनी होगी। एक लंबा सफर है। ज़ईम कादरी साहब, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जो बात शाहिद खाकान अब्बासी जो मौक़िफ़ बता रहे हैं या जो बातें आप लोगों ने की, 90% नून लीग के जो लोग हैं उनकी भी यही सोच है, वही यही समझते हैं। तो क्या नून लीग के और लोगों से भी आपका राब्ता है? जो प्रेशर आप पर होता था, क्या आप समझते हैं वही प्रेशर आज पार्टी के और लोगों पे है, और अब तो एक रास्ता है कि वो आकर आपकी पार्टी ज्वाइन कर सके? क्या कुछ और लोग भी रास्ते में? जी मैं अर्ज करता हूँ, यही वही बात जो आज जो हम पिछले
8 बरस से कर रहे थे, जावेद साहब ने किया। मैं बहुत मशहूर हूँ और बड़े दलेर आदमी है जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने ये करी बात की है। तो मेरा ख्याल में उनके आज या कल में दरवाजे बंद हो जाएंगे और उनसे मुलाकात नहीं करेगा कोई वहाँ उस पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन ये नून लीग सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसमें पीटीआई के कम से कम 4 से 5 लोग और दो इलेक्टेड लोग मौजूद हैं। दीवान सचल साहब हैं, दीगर लोग हैं, जफर मिर्जा साहब जो उनके फेडरल मिनिस्टर थे वो हैं, एहसन साहब हैं, अपना उनके जो फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर्स अजहर असलम साहब वो हैं। इसी तरह एमक्यूएम से शेख सलाउद्दीन साहब हैं, सिंध से, इंटीरियर सिंध से कलेजो साहब की पार्टी से। तो आप ये कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब पर पार्टी के दरवाजे बंद होने वाले हैं, तो आपको लगता है जावेद लतीफ साहब भी आपकी पार्टी की तरफ आ सकते हैं? वो होने वाले नहीं है, हो चुके होंगे अभी तक। अच्छा, मैंने ये कहा कि हो चुके होंगे। हमने तो बीबी ये किया है कि हम तो बेहतरीन लोगों के पास खुद जाएंगे और उनकी जाके खिदमत में अर्ज करेंगे कि भाई हमने ये चीज कर लिया, ये हमारा नजरिया है। हमारी तो अंदर इतनी जमहूरियत है कि जो इलेक्शन जो 17 मेंबर कमेटी है उसने जब शाहिद खान साहब को मेंबर इलेक्ट चेयरमैन इलेक्ट किया तो बाकायदा इलेक्शन के लिए पेश उन्होंने अपने आप को नहीं किया। वन ऑफ द मेंबर्स एक्चुअली नॉमिनेटेड हिम एंड ही कंटेस्टेड द इलेक्शन और आई वाज द वन कादरी साहब नॉमिनेटेड बाय अनदर मेंबर। जिन मसाइल की आप लोग बात करते हैं, निज़ाम बदलने की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की से मदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासत पे, उससे अलग होकर सियासत करने की बात करते हैं। बात ये सब कुछ आप लोग तब कर सकते हैं जब आप लोग इक़्तिदार में आए। अवाम की खिदमत इक़्तिदार में आए बगैर तो हो नहीं सकती, ये बात एक हकीकत है। और इक़्तिदार में आने के लिए सालों पर मुहित पार्टियां जो होती हैं उनको वक्त लगता है। अभी आप लोगों के पास उस तरह लोग भी नहीं हैं, तो आपको लगता है कि इतना आसान सफ़र होगा आप लोगों के लिए? बीबी इंशाअल्लाह ताला सफ़र जो शुरू किया जाए वो आसान ही होता चला जाता है। एक एक कदम चलते चलते कतरा कतरा दरिया बनता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस मुल्क में शराफत की सियासत के लंबरदार हैं, जो 70% लोग डिसग्रंटल्ड हैं, वो मायूस हैं इस सियासी निज़ाम से और ख़ास तौर पर इन इलेक्शनों के इनेकाद और उसके तरीक़ाकार पे। हमारा टारगेट वो लोग हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि अगर आप इस मुल्क के निजाम से इतने ही मायूस हैं तो आइए, a person who's tried and failed is better than the person who's never tried। आइए हमारे साथ हाथ में हाथ दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इस निजाम को लेके आगे चलें। आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसका भी हाल देख लिया, आपने परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी थी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, आपने उसका हाल भी देख लिया। तो मौजूदा सिनेरियो में जब तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मकबूलियत की बुलंदियों पर है, 8 फरवरी के बाद ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो ऐसे में अवाम में अपनी जगह बनाना आपको लगता है ये आसान है? नहीं बीबी, मैं आपकी तो दोनों बातों से एग्री नहीं करता कि एक हमारा तकाबुल जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब की पार्टी से न कीजिए, क्योंकि ये वो पॉन्स थे जिन्होंने किसी के कहने पर पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की थी और रुस्वा हो गए थे। हमने नून लीग को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं की और हम ना ही तोड़ना चाहते हैं और ना ही हम नून लीग पे डिपेंडेंट हैं। हमारा नुक्ता नजर ही और है, हम इस मुल्क में शराफत की सियासत के लंबरदार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़हीन कादरी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।